तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, बोर्ड से भी बड़ा हो गया, तो फिर उसको लगता है कि मेरे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना, मेरा तो कुछ बॉल नहीं बांधा कर सकते, बड़े बड़े आए बड़े बड़े गए, क्रिकेट तो वही का वही रहता है। इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे लेटेस्ट और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे कंट्रोवर्सी पर टीम इंडिया के ही चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने सच सबके सामने ला दिया है। चेतन शर्मा जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी के चीफ हैं, सॉरी थे, इनके द्वारा कुछ गजब के खुलासे किए गए, जिसमें सबसे पहला है विराट कोहली को कैप्टेंसी से किसने हटाया। 16 सितंबर 2021 T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले विराट कोहली ने यह जानकारी दी कि वर्ल्ड कप खत्म होने के साथ साथ वे इंडियन क्रिकेट टीम की T20 की कैप्टेंसी छोड़ देंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि वनडे एंड टेस्ट टीम की कैप्टेंसी को वो जारी रखना चाहते हैं। लेकिन 8 दिसंबर को न्यूज निकल के आई कि विराट कोहली से ओडीआई कैप्टेंसी छीन लिया गया। पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विराट कोहली को वनडे क्रिकेट टीम की कैप्टेंसी से इस्तीफा देने के लिए 48 घंटे का टाइम दिया गया। जब विराट कोहली का इस पे कोई रिस्पांस नहीं आया, तब 49वें घंटे में वो यानी कि क्रिकेट बोर्ड ने खुद ही फैसला लिया और वनडे के साथ साथ T20 की कैप्टेंसी से भी विराट कोहली को हटा दिया गया और ये कैप्टेंसी का जिम्मा रोहित शर्मा को दे दिया गया। यही बात बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने भी कहा था। लेकिन 15 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने बताया कि वनडे टीम कैप्टेंसी से हटाने की बात उन्हें सिर्फ 1.5 घंटे पहले ही बताया गया। इसके कुछ दिन बाद ही 15 जनवरी 2022 को विराट कोहली से टेस्ट कैप्टेंसी भी छीन ली गई और विराट कोहली का नाम अब फॉर्मर इंडियन कैप्टन में जुड़ गया। उस वक्त कहा गया कि बोर्ड ने यह फैसला 2023 में होने वाली वनडे जो वर्ल्ड कप है ना, उसको ध्यान में रखते हुए लिया है। साथ ही विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच कुछ अनबन की खबरें निकल के आई थी। हालांकि विराट कोहली को कैप्टनसी से क्यों निकाला, ये एक मिस्ट्री की तरह ही रह गया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कोहली ने एज ए कैप्टन कुछ गलत तो किया नहीं था, फिर भी ऐसा क्यों किया गया। कोहली वर्सेस गांगुली का जो मामला आया था वो भी क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन अभी बिल्कुल साफ हो गया है। जी न्यूज के द्वारा एक सक्सेसफुल स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें चेतन शर्मा कुछ ऐसी बात की कि चेतन शर्मा के साथ साथ बीसीसीआई की भी बैंड बज गई, जिसमें विराट कोहली वर्सेस गांगुली क्लैश के साथ साथ टीम इंडिया का कुछ और भी काला सच, गंदा सच सामने आ गया है। रिपोर्टर जब विराट कोहली वर्सेस गांगुली क्लैश के बारे में चेतन शर्मा से पूछता है तो वे बताते हैं कि हाँ, दोनों में टकराव था और टकराव की सबसे बड़ी वजह थी ईगो। उन्होंने कहा कि प्लेयर और प्रेसिडेंट के बीच का विवाद बहुत ही खतरनाक हो जाता है। प्लेयर अगेंस्ट बीसीसीआई हो जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट तो बीसीसीआई है ना, और बात यहाँ तो चेयर की हो जाती है। मतलब हर जगह कुर्सी का खेल है भैया। क्या गलत है क्या सही है, इससे किसी को कोई भी मतलब नहीं है। प्रेसिडेंट साहब तो भगवान ठहरे और आप भगवान के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, और यही वजह है कि बोर्ड के सारे लोग विराट कोहली के अगेंस्ट में हो गए। मैटर इसलिए भी ज्यादा उछला क्योंकि दोनों ही लोग हाई प्रोफाइल थे। एक तरफ दादा बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है तो एक तरफ स्टार प्लेयर द किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली है। उन्होंने कहा कि कोहली खुद को क्रिकेट से ऊपर समझने लगे थे और यही वजह थी कि उन्होंने कैप्टेंसी से हटाने जाने के बाद जानबूझकर गांगुली पर पलटवार किया। इन दोनों के बीच टक्कर की सबसे बड़ी वजह थी ईगो। कोहली को लगता था कि गांगुली की वजह से उनकी कप्तानी चली गई। चेतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ बताया कि सौरव गांगुली विराट कोहली को कैप्टेंसी से नहीं हटाए। फिर हटाया किसने था, ये बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसी मामले पे बात करते हैं। सबसे बड़ा विवाद का जड़ बना था विराट कोहली का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने साउथ अफ्रीका टूर से पहले किया, जहां उन्होंने मीडिया के सामने आकर बोला कि उनसे कैप्टेंसी से हटाने या छोड़ने की बात ही नहीं की गई। उनसे किसी ने भी दोबारा कंसीडर करने की बात नहीं की और T20 कैप्टेंसी छोड़ने का फैसला बोर्ड मेंबर्स को पसंद भी आया था। फिर भी ओडीआई टीम की कैप्टेंसी उनसे क्यों ले ली गई, इन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता और यही बात सबसे बड़ा इश्यू बन गया था। इस पर चेतन शर्मा ने कहा कि विराट कोहली ने जब T20 कैप्टेंसी छोड़ने की बात की तब गांगुली ने उनसे कहा था कि एक बार और सोच लो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 8 से 9 लोग बैठे हुए थे और गांगुली ने यह बात बोली थी। शायद विराट ने यह बात नहीं सुनी होगी और क्या है मुझे नहीं मालूम। यानी कि एक बात तो साफ साफ हो गई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विराट कोहली को यह बोला गया था कि आप कैप्टेंसी छोड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लो। लेकिन ये T20 कैप्टेंसी को लेकर हुई थी, ओडीआई कैप्टेंसी को लेकर नहीं। यानी कोहली वर्सेस बीसीसीआई का जो मैटर है वो विराट के T20 कैप्टेंसी छोड़ने से ही शुरू हो गया था। और दूसरी वजह थी टीम का आईसीसी इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म न कर पाना। देखो पर्सनली तो मुझे यही रीजन लगता है। और दूसरी तरफ रहा रोहित शर्मा जो बतौर कप्तान विराट कोहली से ज्यादा सक्सेसफुल नजर आए क्योंकि 5 आईपीएल ट्रॉफीज ये जीत चुके हैं। तो शायद बीसीसीआई को लगा कि एक बार रोहित शर्मा को देखते हैं मौका दे करके, शायद आईसीसी ट्रॉफीज हमें जीत करके दे सके। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि रोहित शर्मा को कैप्टन बनाने के लिए गांगुली ने फेवर किया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गांगुली बस विराट कोहली के अगेंस्ट में रहना चाहते थे, उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि टीम का कैप्टन कौन बनेगा। अब आइए चलते हैं असल मुद्दा पे, विराट कोहली को कैप्टेंसी से किसने हटाया। चेतन शर्मा स्टिंग ऑपरेशन में बताते हैं कि सौरव गांगुली का कोई भी हाथ ही नहीं है विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटाने से।
फिर किसने हटाया? चेतन शर्मा ने। जी हाँ, आप सही पकड़े हैं, चेतन शर्मा ही सबसे असल मेन रीजन है विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटाने से। चेतन शर्मा, सिलेक्शन कमेटी एंड बोर्ड मेंबर सब एक जगह बैठकर म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों में अलग अलग कैप्टन होंगे, दोनों को एक साथ नहीं करना है, ये ठीक नहीं है। ये बात इन्होंने 3 बार कंफर्म किया। अब आप सोच रहे होंगे कि गांगुली तो ऐसे ही बदनाम हो गए बेवजह का, इस मैटर में तो उनका कोई भी हाथ नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, रुकिए बता रहा हूँ। गांगुली कोहली को पसंद नहीं करते थे, दोनों के ईगो में बहुत क्लैश हो रहा था और सौरव गांगुली चाह रहे थे कि विराट कोहली कैप्टन से कब हट जाए। इस मामले पर जबरदस्त ट्विटर पर वॉर भी हुआ था। कोहली फैंस ने इस पर जमकर गुस्सा दिखाया। अगर आप भी कोहली के फैन हैं तो इस सच को सामने आने के बाद आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल चेतन शर्मा इस्तीफा दे चुके हैं और गांगुली भी प्रेसिडेंट नहीं है, तो आगे आगे होता है क्या, देखते हैं हम। जय शाह ने कहा है कि इस वीडियो पे जांच की जाएगी और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। इस स्टिंग ऑपरेशन में इतना ही नहीं था, आगे बहुत से खुलासे हुए, मैं बता रहा हूँ। इंजरी स्पोर्ट्स का सबसे बुरा वर्ड है और कोई भी स्पोर्ट्समैन इसको सुनना नहीं चाहता, लेकिन सभी को इसका सामना जरूर करना पड़ता है। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ इंजरी की, तो आप बोलोगे इंजरी का भी टाइप्स होता है। जी हाँ, एक वो जो खेलते वक्त या प्रैक्टिस करते वक्त प्लेयर्स को चोट लग जाती है, और एक होती है सिलेक्शन कमेटी वाली। चेतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ कहा है कि हम प्लेयर से पूछते हैं खेलना है, नहीं खेलना है तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत प्लेयर हैं। ये अपने हिसाब से प्लेयर लाते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं कि ये इंजर्ड है, अपने हिसाब से ये बोलते हैं कि ये फिट है, और उस हिसाब से टीम बनाते हैं। वाह, संजू सैमसन, जयदेव उनदकर, सरफराज खान, डबल सेंचुरी लगाने के बाद ड्रॉप ईशान किशन, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिलेक्शन कमेटी के ईगो वाले इंजरी का ये भी शिकार बन रहे हो? क्रोनोलॉजी समझिए आप। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इनको खुश रखेगा वही टीम में रहे, अदरवाइज वो उनके खिलाफ माना जाएगा। सॉरी, बोर्ड के खिलाफ माना जाएगा, क्योंकि यही तो बोर्ड है, और इनके खिलाफ कोई जाएंगे तो प्लेयर्स को खाक में मिला के रख देंगे ये। और जिस प्लेयर ने इनके ईगो को हर्ट करने की कोशिश की, उनको तो बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। खाक में मिला दूंगा तेरे को। फर्जी फिटनेस। चेतन शर्मा ने टीम में प्लेयर्स के फिटनेस के ऊपर बात करते हुए बताया कि प्लेयर्स इंजेक्शन के दम पर फिटनेस हासिल कर टीम में बने रहने की कोशिश करते हैं। ओ भाई साहब, सोच रहे हो कि कितनी बड़ी बात है ये? नेशनल टीम में सरेआम फर्जीवाड़ा हो रहा है और इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जबकि सिलेक्शन कमेटी को और बोर्ड को ये सब अच्छे से पता है। चेतन शर्मा ने साफ साफ कहा है कि 80% जिसका फिटनेस होता है, बाकी इंजेक्शन से 100% फिटनेस अपना कर लेते हैं। टीम में प्लेयर्स अगर साइंटिफिकली फिट नहीं है तो वो भी फर्जी फिटनेस पास कर टीम में अपना जगह बना लेते हैं। हाँ, माना कि देश के लिए खेलना है, देश के लिए परफॉर्म करना है और आजकल यो टेस्ट भी पास करना होता है, लेकिन अगर टीम को जिस स्टैंडर्ड का फिटनेस चाहिए और कोई प्लेयर उस स्टैंडर्ड पे पूरा खरा नहीं होता है, तो इसका मतलब तो ये नहीं ना कि वहाँ फर्जीवाड़ा चालू हो जाए। आप अगर फिट नहीं है मतलब नहीं है। अगर आप नेचुरली 100% फिट नहीं है तो आप 100% परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते, भले ही आप कितना भी इंजेक्शन लगवा लो, भले ही कितना भी आप फर्जीवाड़ा करवा लो। और सबसे बड़ी बात, बीसीसीआई को ये सब पता है, उसके बावजूद भी ये चुप है। क्यों दोस्तों? वैसे बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, लेकिन फिलहाल में इसका मतलब कुछ और ही निकल के आ रहा है। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोवर्सी। हर 2-4 महीने में कुछ न कुछ निकल के सामने आ ही जाता है, और ये कोई आज से शुरू नहीं हुआ है, ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। देश की आजादी से पहले ही दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, और तब से लेकर अभी तक बोर्ड ने बहुत से ऐसे काम किए जिससे क्रिकेट को लोकप्रिय हुआ। और आज तो आपको पता ही है कि इंडिया में क्रिकेट कितना ज्यादा पॉपुलर है, इसको फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। फिलहाल कंट्रोवर्सीज की बात कर रहे थे तो आपको बता दें कि 2001 इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे कंट्रोवर्शियल साल माना जाता है। 16 नवंबर 2001 में पोर्ट एलिजाबेथ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया दूसरा टेस्ट मैच खेल रही थी, और इस मैच के दौरान अंपायर मैक डेनिस ने 6 इंडियन क्रिकेटर्स को अलग अलग ऑफेंस में गिल्टी बताया, जिसमें सबसे पहला नाम सचिन तेंदुलकर का आया। मैच फोटोज के हिसाब से सचिन को बॉल टैंपरिंग में इन्वॉल्व पाया गया और इन पर एक मैच का बैन भी लग गया। सचिन उस वक्त क्रिकेट का भगवान बन चुके थे, और फोटो से आप देख सकते हैं कि फैंस कितने ज्यादा गुस्से में थे। वीरेंद्र सहवाग को भी तीसरे टेस्ट में बैन किया गया था, क्योंकि जैक कैलिस का कैच जो पकड़ा वो क्लियरली बाउंस्ड कैच था, लेकिन वीरू ने अंपायर को डराने का प्रयास किया था। गांगुली जो कि टीम के कैप्टन थे, इन्हें तीसरे टेस्ट आने वाले 2 वनडे मैचेस में बैन किया गया था, क्योंकि ये अपने टीम के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हरभजन सिंह, शिव सुंदर दास,
और दीपदास गुप्ता को मैच से इसलिए बैन किया गया क्योंकि वो ज्यादा अपील करते थे। भाई इस हिसाब से रिजवान को तो हमेशा परमानेंटली मैच से बैन ही कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो कुछ ज्यादा ही अपील करते हैं। इस टूर पर बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी हो गया था। बीसीसीआई जहां अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल करना चाहती थी, वहीं आईसीसी ने बीसीसीआई को ऐसा नहीं करने दिया। इसी तरह एंटी डोप टेस्ट लाने पर बीसीसीआई आईसीसी के साथ सहमत नहीं थी। और 2011 में जब बीसीसीआई ने अंपायर डिसीजन को रिव्यू करने का नियम लाया, जिसे आप अभी डीआरएस के नाम से जानते हैं, इसको भी लेकर बीसीसीआई आईसीसीआई के खिलाफ थी। वैसे तो प्लेयर्स के बीच में भी यूजुअली नोक झोंक चलते रहता है, लेकिन कभी कभी ये भी एक बड़े कंट्रोवर्सी का रूप ले लेता है। ऐसे ही एक स्टोरी धोनी वर्सेस सहवाग का भी है, जो मीडिया में खूब उछला था। हालांकि दोनों ने मीडिया के सामने आकर के बोला कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, बट उस वक्त दोनों के बीच काफी अनबन थी। बात है 2007 की, जब T20 फॉर्मेट में धोनी को कैप्टन बनाया गया था और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जिता दिया। ऐसे में धोनी एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। वीरू भी इस वक्त काफी फॉर्म में चल रहे थे। भाई साहब हर जगह जहां भी जाते थे चौके से स्टार्ट करते थे। लेकिन 2008 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और इसलिए इनको टीम से निकाल दिया गया। वीरू को इस बात का बहुत बुरा लगा और वो वनडे से रिटायरमेंट का भी मन बना लिया हुआ था। सहवाग ने श्रीकांत, जो कि उस वक्त के सिलेक्शन कमेटी के चीफ थे, उनसे बात करते वक्त बताया कि अच्छा खेलने के बावजूद भी उनको मैचेस से ड्रॉप किया जा रहा है। इन्होंने ये बात तक बोल दिया था कि अगर पूरे मैच में खिलाना है तभी मेरा टीम में चयन करो, वरना मत करो। 2009 T20 वर्ल्ड कप में भी सहवाग को टीम में जगह नहीं दिया गया। और जैसा मैंने आपको बताया था कि कमेटी के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कौन इंजर्ड है कौन नहीं, तो शोल्डर इंजरी का बहाना दे करके सहवाग को टीम से बाहर निकाला हुआ था। ऐसा थोड़ी है कि इंजरी का बहाना आज आया है, आज भी बहुत प्लेयर आपको पता चलता होगा कि इंजरी की वजह से वो बाहर है जबकि वो फिट है। तो ये आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। प्री मैच कॉन्फ्रेंस में धोनी से पूछने पर उन्होंने कहा कि मे बी यू शुड आस्क हिज फिजियो टू इशू अ प्रेस रिलीज, और इतना यह बताने के लिए काफी था कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। सहवाग उस वक्त टीम के कैप्टन भी थे और उन्होंने कैप्टन बनने की इच्छा जाहिर भी की। उस वक्त रोटेशन ऑफ प्लेयर का नियम आया था और बहुत सारे प्लेयर्स को अंदर या बाहर किया गया था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानकारी मिला हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और इस वीडियो को रिसर्च करने में काफी टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, तो आप जो फ्री का सब्सक्राइब कर सकते हो प्लीज कर देना। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है काम करने में। तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, और मिलते हैं एक बहुत अच्छी नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।